बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम सर्द है लेकिन सियासत का पारा हाई है। बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात अब तक नहीं हो सकी और ये एक मुअम्मा सा बन गया है। आज हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब से मुलाकात की और उनसे भी मीडिया इतलात के मुताबिक कहा है कि वो इसमें किरदार अदा करें कि पीटीआई के वफ्द की बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हो जाए। और खबरें ये भी हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने एक तरफ तो ये गिला किया कि आपको अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी और दूसरा जो पार्लिमानी कमेटियों से आप लोग जा चुके हैं उनमें वापस आएँ और साथ में पुल का किरदार भी वो अदा करेंगे एक मरतबा फिर हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के हवाले से। आपके इल्म में है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साहब वो गुज़्श्ता रोज़ आए बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए, मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। रात गए बल्कि रात भर उन्होंने धरना दिया, सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया और अब उन्होंने कहा है कि एक तो मंगल को तमाम पार्लियामेंटेरियंस दोबारा आएंगे और जब तक मुलाकात नहीं होती कौमी असम्बली और सेनेट को नहीं चलने देंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो गैर कानूनी मुतालबे पर तमाम तर अपनी तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं जिनमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी का चैलेंज है वो पसे पुश दिखाई दे रहा है कि वो इस वक्त उनके फोकस में नहीं है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोगों के मसाइल हैं वो हल करना सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, उनकी गुफ्तगू का एक मुंतखब हिस्सा भी आपके सामने रखते हैं। जितने घंटे धरने में दिए जाते हैं वही घंटे लग सकते थे तालीम को बेहतर करने के लिए, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। आपने इतना बड़ा डाका डाला अलकादर यूनिवर्सिटी का 190 मिलियन पाउंड का, उसमें सजा याफ्ता शख्स है, जेल के अंदर है। अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके लोग इंडियन मीडिया को फीड करें। मैं दावे से कहता हूँ किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मैसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मैसर हैं। तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और फिर रवां हफ्ते हमने देखा एक तवील वक्फे के बाद साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में उनके MNAs इलेक्ट हुए उनसे खिताब किया और खिताब करते हुए जहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर किया वहीं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद की। इस सियाको सबाक के साथ हम गुफ्तगू करेंगे और 3 सियासी शख्सियात ने मुझे आज की नशिस्त में ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नशिस्त कर रहे हैं सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया नवाजिश वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, आप कौमी विरसा और कल्चर की, आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब। और हमें ज्वाइन किया सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने, आप मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अली बुखारी साहब मौजूद हैं, ये लॉयर भी हैं, पीटीआई के भी मरकजी रहनुमा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 मरतबा आए हैं और वो कह रहे थे मैं 4-4.5 करोड़ जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को नुमाइंदों मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही बानी चेयरमैन पीटीआई से। सर ये एक मुअम्मा बन गया है बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात, जब वज़ीर आज़म ने भी उनको मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था, जब वो वज़ीर आला बने थे उस वक्त भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त की थी कि मेरी बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाए। हुज़ैफ़ा साहब कैसे मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? जी अनवार साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास बिल्कुल मैंडेट है, KP के वज़ीर आला हैं, 5 करोड़ या 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं। लेकिन ये मैंडेट उन्हें ये नहीं दिया गया कि वो किसी भी सज़ा याफ्ता मुजरिम से जाकर जो है वो मुलाकात करें या मुलाकात ना करने दी जाए तो वो अडियाला जेल के बाहर बैठ जाएं। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि आज का जो नुक्ता नज़र है मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़रा आपका भी सवाल ये होगा कि बाजी में मुलाकातें क्यों करने देंगी, वो भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। पहली बात तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ उन्हें एक जुर्म में सज़ा हुई है और वो इस वक्त एक सज़ा याफ्ता कैदी हैं। उनके फंडामेंटल राइट वो नहीं है जो आपके, मेरे या इवन के किसी मुल्जिम के भी होते हैं। जब आप मुजरिम होते हैं तो कानून की नज़र में आपके बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो महदूद हो जाते हैं। आपका हक है कि आपको आपकी ख़ानदान से, फैमिली से मिलने दिया जाए, आपका हक है कि आपको आपके लायर तक रसाई दी जाए, लेकिन ये आपका हक नहीं है कि आप जेल से बैठकर सियासी तहरीकों का ऐलान करें और सियासी तहरीक जो है वो इस मकसद के लिए हो कि मुझे रिहा कराना है।
जबकि जिस कानून के तहत आप मुलाकात करना चाहते हैं कि जिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का आप हवाला दे रहे हैं, आपकी सजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खत्म करनी है, सस्पेंड करे या आपको बाइज्जत बरी करे या उसे सेट असाइड करे। इस वक्त सूरत हाल क्या है? बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि मुझे जो है वो सियासत करने दी जाए, जेल से बैठ के मैं तहरीक की कॉल दूं, जेल से बैठ के मैं काबीना बनाऊं। हालांकि वही बानी तहरीक इंसाफ हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो किस तरीके से सेनेट के उम्मीदवारों का टिकट जारी कर सकता है, और वहां पे 2 सेनेट की नशिस्तों से महरूम हो गए थे। साकिब निसार साहब ने इनके हक में ऑर्डर जारी किया था। अब सूरत हाल ये है कि माजी में ज़ाहिर है हमने बड़ा दिल किया, अपने डिस्कशन को एक्सरसाइज करते रहे, मुलाकातें इनकी करवाते रहे, और उनकी मुलाकातों की कॉस्ट हमने क्या बर्दाश्त की। इस्लामाबाद में 26 नवंबर की कॉल हमने क्या बर्दाश्त की कि बार बार आखिरी कॉल, फाइनल कॉल 3 दफा आपने इस्लामाबाद में चढ़ाई की। अब आपने एक वजीर आला बनाया, जेल से बैठ के उसको आपने तब्दील किया। वो वजीर आला कहता है कि मरकज की पॉलिसी मैं नहीं मानूंगा, मैं तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट है जो दहशतगर्द जो है 80,000 से जायद सिविलियन और फौजी जवानों को जो है वो शहादतों के जिम्मेदार हैं। तो बात यह है कि आपके फंडामेंटल राइट अपनी जगह पे, लेकिन हम हुकूमत है, हमने 26 करोड़ लोगों के फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करना है। और हम ये नहीं कर सकते कि एक सियासतदान को हम मिलने दें और वो एक नया सियासी नैरेटिव बनाए और इस्लामाबाद में दोबारा चढ़ाई की कॉल दे दे। हाँ, आप हमें अंडरटेकिंग दे दें कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो जेल मैनुअल भी कहता है कि सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो सियासी एक्टिविटीज नहीं कर सकता, उसका कंडक्ट वाजे होना चाहिए, उसके बाद ही उसकी बेल एंटरटेन होती है, उसके बाद उसकी मुलाकातें एंटरटेन होती हैं। हम फैमिली से 2 नहीं 3 मुलाकातें कराएंगे, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जो मर्जी कर लें, वो अडियाला के बाहर मैं कहता हूं 124 दिन का धरना जो दिया था इन्होंने 2014 में, उससे लंबा धरना भी दे दें, वो वजारत आला से मुस्ताफी हो जाए, लेकिन सोहेल अफरीदी की मुलाकात इन टर्म एंड कंडीशन पे कभी नहीं होगी। अपने रवैये में तब्दीली लेकर आए, आप रियासत के साथ लचक का मुजाहरा करें, फिर हम देखेंगे। सर, आपने अली बुखारी साहब बड़ी तफसील से बयान किया कि लचक का मुजाहरा करें, रवैयों में तब्दीली लेकर आए, अंडरटेकिंग दें, तब मुलाकात होगी, वगरना मुलाकात नहीं होगी। कल रात का धरना नहीं, वो तो कह रहे हैं 124 दिन का धरना दे, हम नहीं करेंगे सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवार भाई आपका। देखिए अनवार भाई, ये कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू भी नहीं है और ये कोई लीगल गुफ्तगू भी नहीं है, ये तो एक लेक्चर था जो बताया गया था, शायद मेरे भाई को इन्होंने इसी तरह एज इट इज पढ़ दिया। कौन सा लॉ मैनुअल में लिखा हुआ है, ये कौन सा मैनुअल? अब सुन ले सर, सुन ले, मैंने आज अदब से गुजारिश है, सुन ले प्लीज। सॉरी। अब मेरे भाई को नहीं पता, अगर उन्होंने जेल मैनुअल नहीं पढ़ा या 551 नहीं पढ़ा, 552 नहीं पढ़ा, 153 नहीं पढ़ा, तो इनका कसूर है ना। Ignorance of law is no excuse. Ignorance of law is no excuse. नहीं, allowed है political गुफ्तगू करना। मैं बता रहा हूँ जी, जेल मैनुअल में सर आपका जो ऑर्डर हुआ है, जो आईसीए का ऑर्डर है, उसमें मेंशन्ड है, उसमें एक सेक्शन दी गई है। ये तो मैं कहता हूँ ना, अब ये तो मशीन है वज़ीर आज़म, क्या वज़ीर आज़म इस तरह सीटों का, तो मैं इनको क्या कहूँ। लेकिन इशू ये है कि जब एक चीज लिखी गई, तो सीटें बढ़ गई हैं, 13 हो गई, तो 30 सीटें तो करें, चले मेहरबानी करें 17 से 30 तो कर दें। सर ये क्या बोल रहे हैं अली बुखारी साहब, उज़ैफा साहब, आप फिर उसको छेड़ रहे हैं, फिर वो गुस्से में आ जाएंगे। मैं अली बुखारी की इज्जत करता हूं। उज़ैफा साहब भाई हैं, उज़ैफा साहब भाई हैं मेरे, लेकिन मसला ये है कि वो अवामी नुमाइंदा तो है नहीं, वो तो बैठे हुए एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये enjoying the protocol of the minister, but in fact he is not. In fact he is not. मैं तो ला भाई, मैं तो सुन लें सर, सुनने ने आज अदब से बात है, और मेरे साथ शाला आप बैठे हैं, वो इसको जरूर एक्नॉलेज करेंगे कि ऐसे पीएम होता क्या है और उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो भी इस पे एक प्रोग्राम कर लेंगे अगर चाह तो। मैं तो लॉ फॉलो करके अब मुझे सर वैसे ही बताया, फॉर माय एजुकेशन, जेल मैनुअल में मौजूद है, गुफ्तगू हो सकती है कैदी की। सर मैं अर्ज करूं, अच्छा, जेल मैनुअल मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच का ऑर्डर था जिसको हुकूमत ने कभी भी चैलेंज नहीं किया, जो फाइनलिटी अटेन कर गया 2023 के अंदर। अच्छा, ठीक है, जिसके तहत मीटिंग्स होती थी हफ्ते में 2 दिन, फैमिलीज की, वकीलों की और फ्रेंड्स की, ये वर्ड यूज हुआ है। इसी के तहत नवाज शरीफ साहब से लोग मिलने जाते होते थे और वहां उनका लाओ लश्कर जाता होता था। इसी के तहत अगर मैं अपने भाई की बात दुरुस्त मानूं ना, तो मुझे जरा वो कानून तो बता दें कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हीं के भाई जो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक कन्विक्टेड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उठा के लंदन भेज दिया 4 हफ्तों के लिए, जो 4 साल रह के आए कन्विक्शन के अंदर, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उस टाइम शहबाज शरीफ साहब अपने नहीं वज़ीर आज़म थे उस टाइम, और लाओ लश्कर पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, और लाओ लश्कर समेत, बाल बच्चों समेत, मिनिस्टरों समेत हफ्ते में 2 दफा पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से वहां जाके मुलाकातें करते थे। तो उस टाइम जायज था, उस टाइम वो जो कहते थे वो सही था।
ठीक है, उस टाइम सब कुछ ठीक था, डॉन लीक्स और सारी चीजें भाई आपके दौर की आई हैं, हमारे दौर में नहीं आई हैं, ठीक है। तो अगर वो ठीक था तो फिर ये भी ठीक है। जेल मैनुअल की बात तो बाद में आ जाती है, क्योंकि नवंबर का मैंने 26 नवंबर की जो कॉल थी वो भी बानी चेयरमैन पीटीआई ने जेल से ही दी थी। जेल से कॉल पहली बात नहीं है, कानून के तहत दी जाती है। गांधी जी ने भी जेल में से तहरीक का आगाज किया था, अगर नेल्सन मंडेला ने भी जेल में से तहरीक का किया था। जब भी तहरीकें निकलती हैं और जाबर लोग बैठे होते हैं, जालिम लोग बैठे होते हैं, नॉन इलेक्टेड लोग बैठे होते हैं, तो वो तो उनको दबाते हैं। तो आप ऐसे मैं अर्ज करता हूं, जी जी, यही ज़िया-उल-हक ने भी किया था। यही कुछ जब हुआ तो बेनजीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो साहबा भी तो डंडे मारे खा के जेलों में से निकली थी ना। वो शक्कर जेल, लड़काना जेल, वो क्या जेलों में से तहरीकें स्टार्ट नहीं हुई थी? कोई इसको इग्नोर कर सकता है क्या? जब तहरीके आज़ादी 1857 हुई तो जेल में से नहीं हुई क्या? 1947 तक जितनी जदोजहद है उसमें जेल कभी भी कोई नहीं। वो हालात इन हालात तकाबुल हो सकता है? नहीं, देखें वो तो एक क्यों नहीं हो अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ, वो भी आमर थे, ये भी आमर की पैदावार है। तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर? जब भी आप सिविल राइट्स, सिविल सुपरमेसी को खत्म करेंगे तो यू आर ऑन द सेम मेरिट। अच्छा, वो तो आप ठीक है, लेकिन एक जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है अब उस पे आ जाते हैं, वो तो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारियां होती है ना। आप जैसे पीटीआई आप चले गए, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब सूबा छोड़ के बैठे हैं ना। देखें बात यह है कि सुहेल अफरीदी इज एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, 4.5 करोड़ वहां को कर रहा है जी। सबसे पहले बैठते उसने फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। कहां पर लिखा है कि 302 का जिसको फांसी होनी है उस जो चक्की में बंद है उससे भी मुलाकात होती है? आपको पता? जेल मैनुअल्स के तहत, जेल रूल्स के तहत। ये कौन से नए नए रूल्स? फैमिली की होती है या फैमिली की होती है, दोस्तों की होती है, हर शख्स की होती है। जिसको मौत की सजा हुई होती है ना उसको भी होती। नहीं होने दी ना तो मुलाकात भुट्टो साहब से नहीं होने दी थी, उनके भी आखिरी दिन मुलाकात जिन लोगों से हुई है उन्होंने लिखा है, उनके फैमिली मेंबर्स के अलावा। रिकॉर्ड कैसा है ना कि आखिरी वक्त में। अब आप लोगों का फिर क्या तरीकेकार क्या अपनाएंगे? मुझे एक बात बताएं, किसी का रिश्तेदार है, किसी का भाई है, चले हमारे तो लीडर है ना, हमारा तो उनसे रूहानी ताल्लुक है, सही है, लव एंड अफेक्शन है, सीधी सी बात है, हम तो उनके पैरोकार हैं। इशू ये है कि किसी का भी कोई फैमिली मेंबर हो जेल में और उसके बारे में खबर आ रही हो कि उसकी सेहत सेट नहीं है, नेशनल मीडिया तो आप बैठ के कहेंगे नहीं जी हम ठीक हैं। भाई आप पे तो हमें यकीन ही नहीं है। आपने तो इस सिस्टम को तबाह कर दिया, आपने तो जुडिशरी को तबाह कर दिया, आपने तो सारा का सारा पाकिस्तान का जो सिस्टम था कॉलोनियल दौर में लेके चले गए, वहीं लेकर आ गए ना जहां 47 से पहले थे। ठीक है। अब इशू ये है कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं। आप पॉलिटिकल लोग हैं, अभी पॉलिटिकल लोगों की ये गुफ्तगू सुनी है कि हम आपके लीडर से मिलने नहीं देंगे। आप किसी की नहीं, वो कहते हैं सिस्टर्स मिले, आप किसी की आपके पार्टी के लोग मिले कर सकते। क्या मरियम बीबी को उसकी सिर्फ बहनें मिलती थी? क्या ये मैं हुज़ैफा साहब से पूछूंगा। मैं बताता हूं, जाके कोट लखपत का निकलवा लें मैनुअल, उनसे सारे लोग मिलते थे, उनसे पीपल्स पार्टी के लोग भी मिलने जाते थे, उनसे बाकी लोग भी जाते थे, शहर सभा को भी शामिल कर लेते और वो भी अंदर से बैठ के कोई वहां से बैठ के कोई बाहर जो है वो दुआएं नहीं भेज रहे होते थे, जो वो कह रहे होते थे वो भी आपको पता ही है। और एक चीज और बता दूं कि इनके लीडर शहबाज शरीफ साहब और इनके लीडर हमजा शहबाज साहब, उनकी जब बेलें डिसमिस हुई वो हर दफा कहते हैं कि मेरी डिसमिस हुई और मेरा ओथ उठाया और मैं जेल चला गया। ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने विड्रॉ की थी क्योंकि मरियम बीबी स्टेज पे चढ़ के उसने फैज साहब और बाजवा साहब का नाम लेती थी। ओके, उन्होंने बचने के लिए वहां से अंदर कर दिया। रिकॉर्ड का हिस्सा है, ठीक है, रिकॉर्ड का हिस्सा। नैब कोर्ट पिंडी से लाहौर से निकाल लीजिएगा डॉक्यूमेंट। उन्होंने विड्रॉ किया कि जी हम बेल आर्गू नहीं करते, हमें जेल। ठीक है, अली बुखारी साहब ने चूंकि बात की, हुज़ैफा साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन शैला साहब मैं आपके पास आऊंगा। वैसे मैं व्यूअर्स भी बता दूं कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई उनसे मुतालिक जो वजाती बयान भी आया है ये महकमा जेल खानाजात पंजाब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जेल में महफूज और सेहतमंद हैं और उनकी हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाती है और जेल में एक बैरक के 6 कमरे इमरान खान साहब की ज़ेर इस्तेमाल है। अखबार टीवी की सहूलत भी है, हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त भी है, देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है और जो जेल आ जाए मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाई जाती है महकमा जेल खानाजात। तो ये उनका वजाती बयान है जिसकी तरफ ऐड कर दूं, सेहत का 4 नवंबर को एक बहन मिली उनकी, उसके बाद कोई नहीं मिला। हम लोगों की मुलाकात आखिरी हुई सितंबर के महीने में, अक्टूबर में। 4 के बाद नहीं मिले, वो आपने कहा आज 20 दिन हो गए। अब बात यह है कि कौन सा खाना कौन लेके जाता है, कौन चेकअप करता है। उनका चूंकि बयान था तो मैंने कहा वो भी सामने रखे। उनका बयान जी शैला साहब आप क्या कहेंगे? मैं सारे मामले में पीपल्स पार्टी कहां खड़ी, आपने हुज़ैफा साहब का भी ओपिनियन सुन लिया जो गवर्नमेंट है और अली बुखारी साहब जो पीटीआई हैं। अच्छा, पहले तो ये है मैं कहना चाहूँगी कि देखिए मुलाकात को जेल मैनुअल के हिसाब से होना चाहिए और वो जो है वज़ीर आला अगर चाहते हैं कि मिलें, तो हमने मुख्तलिफ अदवार में देखा है कि सब लोग जाकर अपने लीडर से मिलते रहे हैं। और क्योंकि जरदारी साहब ने तो बहुत ही लंबी जेल काटी है और बड़ी उसमें उसकी में मजलूमियत ये है कि दुनिया में शायद कोई ऐसा कैदी नहीं होगा जिसको सज़ा नहीं हुई लेकिन वो जेल में था और इतनी लंबी जेल थी।
तो हम भी मिलते थे और इसलिए ज़रा करीब भी हैं अपने लीडरशिप के कि हम हर मुश्किल में वहाँ पे उनके पास रहे हैं, करीब रहे हैं। तो पॉलिटिकल डायरेक्शन भी देते थे जरदारी साहब उस वक्त आप लोगों को? जाहिर है कि अपने लीडर से मिलने में फैशन, कपड़ों के फैशन पे तो नहीं बात करूंगी ना, या घर में खाने पकाने की तरकीबों पे। मेरा सियासी लीडर सियासत पे बात करूंगी ना। सही बात। हमारे यहाँ बाकायदा एक जरदारी रिहाई कमेटी भी थी और वो जब वो जरदारी साहब रिलीज भी हो गए, वो बाद में भी चलती रही, फिर उसको डिसॉल्व किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिलने देना चाहिए और ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ठीक है, बहुत सारी बातें हैं कि 26 नवंबर जैसा वाकया ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो हुकूमत में इतना ताकत होती है कि वो रियासत से कोई नहीं लड़ सकता, कि उसको रोका जा सकता है। अच्छा है और बेनकाब होंगे, लेकिन मैं नहीं समझती कि मिलने नहीं देना चाहिए, इसको इतना सीरियस नहीं बनाना चाहिए। हुज़ैफा साहब, आपने सुन लिया, आपकी हलीफ जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी कह रहे हैं मिलने देना चाहिए। अली बुखारी साहब ने तो जेन मैनुअल और माजी की एग्जाम्पल्स भी दी हैं, सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं और जो आज़ादी की तहरीक है वहाँ तक चले गए हैं। और उनका आप लोग जब मियाँ साहब पाबंदे सलासल थे तो आप लोगों की सियासी मुलाकातें होती थी। हुज़ैफा साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। मैंने चूंकि अली बुखारी साहब का जवाब भी देना है, आपका सवाल भी है, मेरी बहन शैला रजा साहिबा का भी जवाब देना है, तो मुझे अगर आप पेशेंट 2-2.5 मिनट की ऑडियंस देंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। जी, पहली बात तो ये कि अली बुखारी साहब की मैं बड़ी कदर करता हूँ और मैंने जब भी इनके साथ प्रोग्राम में बैठ के बात की है, सिर्फ अपने नजरिए पे बात की है या अपने दलाइल पे बात की है, कभी इनकी जात पे बात नहीं की। अदरवाइज तो अली बुखारी साहब जो है उनका तो कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ चूंकि जेल में थे, उसके बाद उन्होंने जिन वकला को जिनको भी टिकटें दी और जो लोग कभी काउंसलर नहीं बने थे वो एमएनए बन गए, हमने इसमें कभी बात नहीं की। जो इलेक्ट होकर आ गया उसकी बड़ी कदर है। और ठीक है, मुझे मेरी पार्टी की डेट था, मादरत के साथ आपके 2018 में 2018 के NA53 इस्लामाबाद से मैं उनका कवरिंग कैंडिडेट था भाई। 2021 का सेनेट का टिकट भी मुझे दिया गया। मैं अर्ज करने मुझे मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मुझे मेरी बात करने दें। देखिए, मैंने आप पे कोई बात ऐसी नहीं की कि मैं आपसे कहूँ जी आप जो है पहली दफा असेंबली में आ गए। अर्ज ये है कि इसी पीटीवी ने नशर किया इस ज़िमनी इंतखाब का, सिर्फ मैंने तनहा अकेले जो है 10,000 से ज्यादा का जलसा किया डेरा गाजी खान में। फुटेजेस मौजूद है, चेक कर लें। और ज़ाहिर पब्लिक साथ है तो हाँ, ये जरूर है कि पार्टी की अपनी एक तरतीब होती है कि जाहिर है मैं उसमें जगह नहीं बना सका जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हमारे पास सीटें कम थी और नेशनल असेंबली के इलेक्शन के टाइम में पूरे मुल्क में पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की निगरानी कर रहा था। तो अली बुखारी साहब दुआ करते रहे, इंशाल्लाह ताला असेंबली में भी जल्द इनके साथ बैठे हुए होंगे अगर अल्लाह ने जिंदगी दी। मेरे भाई हैं वैसे, लेकिन मैं चूंकि वजीर आजम जो है पूरे मुल्क का होता है, अगर उसने 5 या 6 लोग जो है 25-26 करोड़ आबादी में से टेक्नोक्रेट जो है वो बनाए हैं कैबिनेट के मेंबर, तो ये खाकसार उनमें से एक है। लेकिन अली बुखारी साहब जो बात कर रहे थे और शैला रजा साहिबा ने जो बात की है, 2 डिफरेंट बातें हैं। शैला रजा साहिबा को मैं गुजारिश ये कर दूं कि एक तो आसिफ अली जरदारी साहब कभी भी सजा याफ्ता मुजरिम नहीं थे, वो मुल्जिम थे। मुल्जिम पे इल्जाम होता है और प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है, और मुल्जिम के वही हकूक और वही राइट्स होते हैं जो एक इनोसेंट बंदे के होते हैं। मुल्जिम बेसिकली इनोसेंट तस्वुर किया जाता है कानून की नजर में जब तक उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन इल्जाम साबित करके उसे सजा ना हो जाए। बानी तहरीक इंसाफ का मामला डिफरेंट है, वो एक सजा याफ्ता कैदी हैं और उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है। सच या झूठ ये अपनी बात है तहरीक इंसाफ की, लेकिन उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग है, जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को जवाब बना के मुलाकात करना चाहते हैं। उसी हाई कोर्ट ने उनकी अपील अभी तक उन पे फैसला नहीं किया, जिस हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से सोहेल अफरीदी वजीर आला बने। तो एक तो बात यह है कि माजी में जो लीडरशिप कभी जेल में गई, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं, चाहे बेनजीर भुट्टो साहिबा की 10 साल की स्ट्रगल थी, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब जितना अरसा जेल में रहे फिर बाहर चले गए, कभी किसी लीडर ने जेल से बैठ के अपनी पार्टी को सियासी राह तो दिखाई है। कभी ये नहीं कहा कि मैं सजा याफ्ता मुजरिम भी हूं और रियासत से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ ले रहा हूं कि सियासी मुलाकातें मुझे करने दें, और वो उसी हुकूमत के खिलाफ जलाओ घेराओ, उसी हुकूमत के ऊपर हमला करना, उसी हुकूमत के खिलाफ 26 नवंबर में जो लाशें हासिल नहीं कर सके थे, इस 26 नवंबर में वही काम करना चाह रहे थे। उसी हुकूमत के खिलाफ आप कहें कि नहीं, वो हुकूमत अगर कहती है कि तालिबान के खिलाफ आपने ऑपरेशन करना है, आपने मुज़ाकरात की बात करनी है, आपने 2 इंच की अपनी मस्जिद बना लेनी है, ये काम कभी किसी लीडर ने नहीं किया। भुट्टो साहब की असैसिनेशन एक मुतराज़ा तरीन फैसला था। बेनजीर भुट्टो साहिबा
पाबंद सलासुल भी रही, जलावतनी भी काटी। बेनजीर भुट्टो ने कभी ये काम नहीं किए थे। मियां नवाज शरीफ साहब अपने वालिद के जनाजे में नहीं आ सके थे, ये काम उन्होंने 2006-7 में वापस आकर भी नहीं किया। 2018 में नून लीग को, 17 में बानी तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला। 18 में मियां नवाज शरीफ साहब उसके बाद जेल में चले गए। 22 तक की स्ट्रगल है। उन्होंने ये तो बात जरूर कर दी कि जनरल बाजवा या फैज की सियासी किरदार पे एक दफा बात किया, 2 दफा, फिर उस बात को आगे जाने दिए। कभी ये नहीं कहा कि 9 क्लब में जाके आग लगा दे, 7 क्लब पे जाके आग लगा दे, उस्मान बुजार को निकलने ना दे, 90 शराब पे आग लगा दे। हम 1.5 लाख बंदा लेकर आए थे, पीपल्स पार्टी और हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। इस्लामाबाद में गमला नहीं टूटा था। आप जब बात कर रहे होते बानी तहरीक इंसाफ की, तो खुदारा ये ज़हन में रखा करें कि वो सजा याफ्ता मुजरिम की हैसियत से वो रिलीफ मांग रहे हैं, और फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आप अभी किसी माहिर कानून को ले लें, जेल मैनुअल चला दें। सजा याफ्ता मुजरिम जेल मैनुअल के तहत कोई सियासी एक्टिविटी जेल से बैठ के नहीं कर सकता। ठीक, पॉइंट टेकन सर। बात है, चेक कर लें आप। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे को बताएंगे तो अली बुखारी साहब से दोबारा रुजू करेंगे और पूछेंगे कि अब आगे का इनका वेट क्या है। अब चूंकि मुलाकात तो नहीं हो रही, मंगल को देखते हैं क्या बहनों की मुलाकात होती है, लेकिन पीटीआई इस असना में चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिले हैं, तो क्या कोई मुफाहमत या बातचीत का रास्ता निकल सकता है? शैला रजा साहब के सामने भी नुक्ता रखेंगे और हुज़ैफा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट कहते हैं हमारे साथ रहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक वजारत तवानाई का एक और आवाम दोस्त इक़दाम 118 जदीद सर्विसेज का आगाज। अब सारिफीन न जाएं बिजली दफ्तर, न बार बार के चक्कर। बिजली की खराबी, वोल्टेज कम या ज्यादा होना, नए कनेक्शन का हुसूल या हंगामी हालात में हॉटलाइन से फौरी राबिता। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से किसी भी वक्त उर्दू या किसी भी इलाकाई जबान में कॉल मिलाएं और अपना मसला हल करवाएं। कॉल मिलाने के फौरी बाद मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आपकी शिकायत भेजी जाएगी। शिकायत के इंदराज के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पैकेज की सूरत में बिना बैलेंस कॉल मिलाने की सहूलत। नंबर मसरूफ मिलने पर कॉल बैक का ऑप्शन। अब न किसी जान पहचान की जरूरत, न सिफारिश कराने की जहमत। बस 118 मिलाएं और अपना मसला हल करवाएं। इसके अलावा पावर स्मार्ट ऐप से भी शिकायत के इंदराज और ट्रैकिंग की सहूलत। वजारत तवानाई, पावर डिवीजन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी वेलकम बैक। अली बुखारी साहब, आज जैसे मैंने इब्तिदाई में बताया, स्पीकर ऑफिस में मुलाकात हुई है जिसपे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब थे, असद कैसर साहब थे, राजा नासिर अब्बास साहब थे। उन्होंने भी कहा है कि वो अपने गुड ऑफिस यूज़ करें मुलाकात के लिए। साथ में उन्होंने कहा है कि आप दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि अगर एक एक कदम हम पीछे हट जाएं तो कुछ दरमियाना रास्ता निकल सकता है? और अब आप लोगों का क्या फिर अब स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए अनवार भाई, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना हुज़ैफा भाई जी जी टाइम दिया उतना मुझे भी दे जी बिल्कुल, ज़्यादा ना दीजिएगा, उतना जरूर दीजिए। जरूर जरूर। देखें, दो चीज़ें मुझे, अब आपने जो क्वेश्चन किया मेरे भाई से, उसका जवाब तो मिला कोई नहीं दे सकते। कन्विक्टेड, मैंने तो कन्विक्शन साहब भुट्टो साहब को हुई थी और सजाए मौत हुई थी। उस सजाए मौत डिक्लेरेशन के बाद भी उनसे मुलाकात होती थी। उनके वकील के भी हुई, उनके फैमिली मेम्बर्स की भी हुई, ठीक, उनके दोस्तों की भी हुई। तो ऐसा उस टाइम भी नहीं होता था। जो पता नहीं कौन सा कानून नया नया ले आए, अब नई अमेंडमेंट लेकर आ जाए, एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आए कि भाई जो अंदर बैठेगा वो गुंगों की तरह बैठेगा, किसी की शक्लें देखेगा, उठ के आ जाएगा, गुफ्तगू नहीं करेगा। तो मुझे पता नहीं, ला सकते हैं, इनसे क्या बात है। अच्छा, सो इशू ये है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, ऐसा जेल मैनुअल में कोई नहीं है, ऐसा पाकिस्तान पिनल कोड में कोई नहीं है, ऐसा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई नहीं है, ऐसा एविडेंस एक्ट में नहीं है। इसके अलावा कोई कानून क्रिमिनल से डील करता नहीं है। स्पेशल लॉज को भी ले आए, प्रोसीजर वही अडॉप्ट होता है। अब आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा रुजू करेंगे? अब सुन लें, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू तो हमने कर दिया ना। आज मैंने पिटीशन डाली, उनकी बहन की तरफ से भी पिटीशन डाली, शैला अफरीदी साहब की तरफ से भी ला चुके हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो 26वीं अमेंडमेंट की पैदावार आए हुए हैं, जो मिलने से इनकार करते हैं, जो पिटीशन भी फिक्स करते हैं, जो ऑब्जेक्शंस रेज कर देते हैं, ऐसा तो उस टाइम भी नहीं हुआ जब मार्शल लॉ का दौर था। कि अगर उनको इस तरह की
इजी फ्लो अदालतें मिल जाती है, अपने मुकर्रर की हुई अदालतें मिल जाती, तो उनको मार्शल लॉ लगाना ही ना पड़ता, उनको इंडेमनिटी ही ना लेनी पड़ती सुप्रीम कोर्ट से। जनरल ज़िया-उल हक का आप आज भी उठाएं, पुराने पॉइंट्स सुनाएं तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया क्योंकि जुडिशरी नहीं मानती थी, चीजें नहीं, तो इन्होंने तो सब कुछ बुलडोज कर दिया। और एक चीज भूल गए ये, मेरे दोनों अजीज बैठे हुए हैं, दोनों मुख्तलिफ पार्टी से, हम पोलिटिकल वर्कर हैं, ये एग्जेक्टिव पावर जो होती है ना, ये चेंज होती रहती हैं अनवर भाई, ये तो आज इधर है कल उधर है, इनको पता नहीं है इन्होंने कर क्या दिया और ये से निकलेंगे कैसे। और ये इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स हैं, इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ 40 साल पहले 46 ईयर्स पहले ज़िया-उल हक ने एक स्पीच की थी, एक इंटरव्यू देते हुए जनरल ज़िया-उल हक ने, मैं आपको क्लिप भेजूंगा, इंशाल्लाह आपको भेजूंगा, जरूर देखिएगा। ये जो आज हुआ है उसने कहा था उस टाइम, लेकिन उसको इतनी वर्थ नहीं मिली, उसको पॉलिटिकल लोगों ने स्पेस नहीं दी। आज ये स्पेस दिया तो इन लोगों ने दी, और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके जिम्मेदार ये होंगे। वर्ड टू वर्ड मैं बता रहा हूं आपको कि जो जनरल ज़िया-उल हक ने उस टाइम बात की थी। अब बात यह है कि आप आ जाते हैं प्रेजेंटली, हमारी पॉलिसी क्या होगी। स्पीकर से मुलाकात हुई है। देखिए स्पीकर साहब को मैं अपने तौर पर बात करूँ, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। स्पीकर साहब को, हमारे लीडर्स, मेरी नहीं बात हुई उनसे कि वहां पर मैंने असद कैसर साहब को सुना है, मैंने नहीं सुना, और मेरी बात वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर से बात करूंगा। अपने तौर पे ये जरूर समझता हूं, आप इस कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप यहां बैठे हुए हैं, आपके मौजूदगी में और चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी में प्रोडक्शन ऑर्डर हुए, आपके मेंबर्स जेल में बैठे रहे और किसी को पेश नहीं किया गया, तो ये आपके लिए बेइज्जती का काम है, ये आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट है, ये इस हाउस की इंसल्ट है। गो कि अगर आप इस काबिल भी नहीं है कि आप मुलाकात करा सकें। आपको याद होगा कि लास्ट अक्टूबर में जब 26 नवंबर से पहले, हमारी कॉल से पहले, दोनों तरफ से एक कमेटी तश्कील की गई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी सीनियर लोग थे और जिसमें मरहूम इरफान सदीकी साहब चेयर करते थे इनकी तरफ से, और हमारी तरफ से भी, हमारे कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से भी थे। उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अल्टीमेटली, जिसको राजा परवेज अशरफ साहब भी बैठे हुए थे। इरफान सदीकी साहब ने कहा था कि पीटीआई की ये जायज मुतालबा है कि उनको उनके लीडर से मिलने दिया जाए। हम तो डिसीजन नहीं ले सकते, हमें डिसीजन लेने के लिए तो पूछना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। हमारी कोर कमेटी का मेंबर हूं मैं लीगल कमेटी का मेंबर हूं मैं, इसका जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो सारे हमसे डिस्कस करते हैं, फिर हम खान साहब से डिस्कस करते हैं। एक पॉलिटिकल मेथड होता है ना, जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि हम सीसी में डिस्कस करेंगे, सीसी में डिस्कस करेंगे, क्या कर देना कोई बंदा। लेकिन आपकी पार्टी की हायरार्की तो मौजूद है, मैं बता रहा हूं, चेयरमैन तो मौजूद है, आपके सेक्रेटरी जनरल भी है। भाई ऐसे नहीं होता। वजीर आला आपकी मरियम नवाज शरीफ साहब की बेटी बैठी हुई है, उसे कहें अकेला फैसला कर दे नवाज शरीफ और शहबाज के बगैर, तगड़ी तरीन खातून है, सब कुछ है। आप सीएम सिंध को कहें कि बगैर जरदारी साहब को और बगैर बिलावल साहब के अलावा फैसला कर दें, नहीं कर सकते ना। आपको ये चीजें रियलिटीज हैं, ऐसे नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज किसी के पीछे, और आप कहते हैं कि उनकी जेल में कैद काटते हुए कन्विक्शन इसके आड़े नहीं आती, कोई आड़े भी नहीं आती। मैंने मैंने भुट्टो साहब की एग्जांपल ठीक है, मैं वैसे सवाल किया, आपको एक्नॉलेज कर देंगे इंशाल्लाह कि क्या उनकी बेटी की, क्या उनकी बीवी की, क्या उनके दोस्तों की, क्या उनके अजीजों कारब की उनकी मुलाकात नहीं होती। मुझे खुद बताया चौधरी आजाद हसन साहब ने एक दफा बैठे हुए कि किसकी मुलाकात। चले साहब आपसे मैं जानना चाहूँ, इसके अंदर वो चीज पे हम पहुंच गए हैं। आपको पता है देखिए मैंने ना, क्योंकि इतनी तफसील से, जी चलिए मुशायरा साहब बात करें। जी मैंने क्योंकि अली बुखारी ने बहुत तफसील से लीगल बताया था। देखिए जरदारी साहब को सजा नहीं हुई थी, लेकिन एक आमिर ने उन्हें सजा के तौर पे बंद किया हुआ था, लेकिन वो इस राइट को नहीं रोक सका था। ठीक बड़े बड़े कातिल जैसे बात कर ली थी अली ने, मुझे रिपीट करनी पड़ी है कि 302 के भी मुजरिम की मुलाकातें होती हैं। यहाँ तो सौलत मिर्जा की वीडियो तक करवा दी थी जब वक्त आया, हालांकि वो नहीं होनी चाहिए थी फांसी से कबल। तो ये मैं समझती हूँ कि आप है ना खुद ये मौका दे रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि एक वजीर आला को मिलना है, और मिलना है, आप क्या कर लेंगे, क्या कोई बॉम्ब फाड़ देंगे, वो क्या कर देंगे, ये एक बहस हो गई है। और दूसरी बात जो है, देखें मैं एक बात कहूँगी कि ये मेरे सामने की बातें, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी की मेंबर हूँ, कि जितनी दफ़ा पीटीआई ने 2 दफ़ा मेरे सामने ये बात हुई कि हमें मुज़ाकरात करने, और फिर इरफान सिद्दीकी मरहूम साहब ने उन्हें कंडक्ट किया और बहुत अच्छी तरह किया और पूरा कंट्रोल करके पार्टी को चल रही कि कोई इस तरह की बात ना हो, लेकिन बाद में वो सबूटैज हो गए डियाला जाके सारे। तो मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, वक्त मुझे गलत साबित करे, लेकिन है ना जो मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा पर्सनल, देखें पीटीआई जब भी बात करती है ना, वो खबरों में आने के लिए और टाइम गेनिंग के लिए मुज़ाकरात की बात करती है। वो बैठती है, खबरें बनती है, बात होती है, ये होती है, वो होती है, उसके बाद जब वो किसी नतीजे में पहुंचने लगते, बात अडियाला जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो स्पीकर साहब हमेशा फैसिलिटेट करेंगे, ये मैं जानती हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट की वहाँ पे ही करेंगे, क्योंकि वो अगर बिठा रहे हैं तो एज ए स्पीकर वो पॉलिटिकल मैटर्स नहीं देख सकते।
लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा किरदार अदा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ही कीमा पे वो मुज़ाकरात करवा देते हैं अरेंज। लेकिन पीटीआई संजीदा नहीं है। आज तक जितने मुज़ाकरात जिस वक्त हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी की मैं मिसाल देती हूँ कि जब पंजाब के इलेक्शन के थे तो उन्होंने कहा था कि हम 80 to 85% जो है वो अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो जब अडियाला गए थे सब उटैच हो गया था। ये बेकार ही रहेगा, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। ठीक, ये आपने कहा कि ये इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। हुज़ैफा साहब, ये मैं जानना चाहूँगा, शैला साहब ने फिर कहा क्या मसाइल पैदा होंगे? कल सेनेट पे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने कहा कि कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप लोग की क्या एप्रीहेंशंस हैं? क्योंकि वो तो अपने नुक्ते पे कायम है अली बुखारी साहब के जेल मैनुअल के तहत कन्विक्टेड भी शख्स हो, उनकी मुलाकात हो सकती है और इसमें जेल मैनुअल उनके आड़े नहीं आता। आप और आपकी हुकूमत जो है वो कह रही है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं हो सकती। क्या कोई मसाइल पैदा होने के खदशात हैं अगर सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाती है टुवर्ड्स द एंड? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं शेर रजा साहबा की भी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, बड़ी बहनों जैसी हैं, सीखते हैं हम उनसे, बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन हैं। और अली बुखारी साहब भी इसी तरीके से तहरीक इंसाफ में उन चंद लोगों में जो मुदल्लल बात करते हैं, उनके साथ बैठ के मजा आता है। लेकिन मैं दोनों को गोशगुजार करूंगा। पहले अली बुखारी साहब ने भुट्टो साहब की मिसाल दी जी, तो भुट्टो साहब उस शरीफ आदमी की तो फांसी की खबर जो है वो जो है मार्क टेली ने नशर की बीबीसी पे, किसी को पता ही नहीं था उसका। और कौन सी वो बेचारे से सियासी मुलाकात करने दी जाती थी उसको, तो जिस तरीके से बीबी साहिबा को और उनको आखिरी मुलाकात कराई गई थी कि फांसी हो रही है। यही बात है जी। ठीक नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ सियासी मुलाकात, और उससे पहले भी मुलाकात होती थी। देखिए मुलाकात आप मतलब क्या कर देंगे, फौज कशी कर देंगे क्या? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे हुज़ैफा साहब के क्या खदशात है? कर सकूं जी जी तो साहब से फैमिली की मुलाकात या उस वक्त जो है उनके बहुत जो क्लोज वंस थे उनकी मुलाकातों के अलावा भुट्टो साहब से तो सियासी मुलाकातें नहीं हो रही। ठीक, सियासी मुलाकातें नहीं हो रही थी, तभी तो भुट्टो साहब हड़ताल पर भी। वो भाई सियासी अंकल छोड़ गए थे उन्हें। सर आप हुज़ैफा साहब नुक्ते पे आ जाए सर, वो क्या मसाइल क्या पैदा हो सकते हैं? अली बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं, मुजरिम की मुलाकात होना और बात है, एक सजा याफ्ता मुजरिम की मुलाकात होना और बात है। ठीक, सर कल मुझे अपील में वो एक्विट हो जाते हैं, देन हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर आइसोलेशन? जी, कल अपील में वो अगर हो जाते हैं वो बरी हो जाते हैं, एक्विटल हो जाता है। उन्हें 6 कमरों का ब्लॉक दिया हुआ है। मुझे दिखा दें यार, मैं 2-3 साल से जा रहा हूँ जेल में। नहीं सर दिखाया ही नहीं, कभी बाहर बुलाते थे वहां पर सर्दी में बैठाते थे, मुलाकात में शायद नहीं, मुलाकात में नहीं, ट्रायल में भी अंदर तो गया ही कोई नहीं आज तक। आपको जज नहीं जाता था अंदर, बाहर बैठता था। मैं तो विटनेस हूँ भाई, चले आपने ट्रायल किया हुआ। अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर सेगमेंट मैंने क्लोज करना है सर। क्या फिर फ्यूचर है? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ मुल्जिम और मुजरिम की आप उससे बाहर भी आ जाए, एक साइड पे रख लें, उनका कंडक्ट ऐसा नहीं है। ओके, जिसके 3 साल से तो कंडक्ट देखा ही नहीं, किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। माजी में मुलाकात कराई गई, उन्हें अली को जोर दिया कि आप लाजमी डी चौक पहुंचे, और यहाँ पर इस्लामाबाद में खून रेजी की प्लानिंग की। ये खदशा ठीक है, ये खदशा नहीं है, इसको मैं कहता हूँ खौफ, इसे खौफ कहते हैं। चले अब देखते हैं कि ये अब स्पीकर साहब इस पे कोई किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैफर रहमान साहब, अली बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच, और शैला रजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। व्यूअर्स अब देखते हैं ये गुत्थी कैसे सुलझेगी और क्या कोर्ट से मामला सेटल होगा या पॉलिटिकली कोई स्पेस एक दूसरे को देकर मामलात को आगे बढ़ाए जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे जो फितनल खवारिज जिनको बैकिंग हासिल है अफगान तालिबान रजीम की, वो पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब उनकी वारदातें ताजिकिस्तान और अमेरिका में भी वो रिपोर्ट हो रही हैं, इसका अहवाल लेंगे एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज कब्जे को दवाम बख्शने के लिए भारत 9 आबादियाती मंसूबों पर अमल पैरा है। मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए बड़ी तादाद में गैर कश्मीरी हिंदुओं को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। कश्मीरी मुसलमानों को उनके घरों और आबाई ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है।
मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो मुल्की हुकूमत के हाथ में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पामाली को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। गुफ्तगू करेंगे उमूर खारजा के हवाले से और जाहिर बात है इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जो है वो पाकिस्तान ने चलाई हुई है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। बहुत से दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम भी किया गया है और अफगान तालिबान रजीम की बैकिंग से फितनल खवारिज की भी कार्रवाई हो रही है। गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में 22 खवारजियों को जो है वो हलाक किया गया। इसी दौरान हमें खबर आई कि वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास भी जो है एक हमला हुआ है जिसमें अफगानी एक सिटीज़न जो है जो 2021 में वहाँ पर गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक, अमरीकी सदर के मुताबिक, और उन्होंने फायरिंग का वाक़या किया, फायरिंग की और जिससे अब तक 2 नेशनल गार्ड्स जो हैं उनकी हलाकत हो गई है। इस हवाले से भी तशवीश का इज़हार किया गया है। फिर जो अफगानिस्तान में ताजिक हैं, अफगानी ताजिक कह लीजिए, वो हमलावर हुए हैं जो चाइनीज़ काम कर रहे हैं ताजिकिस्तान में और 3 चाइनीज़ वर्कर्स की भी हलाकत हुई है। इस हवाले से हम जानेंगे कि पाकिस्तान तो पहले ही इस हवाले से कह रहा है कि आप लोग जो कलअदम तंजीम TTP के खवारजी हैं उनकी बैकिंग ना करें, उनको हमारे हवाले करें और उनको अपनी बैच से निकालें। अब तो ये उनकी जो दहशतगर्दी का दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है और हमारे ही शो में अक्सर ही कहा जाता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप नहीं है TTP जो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुख्तलिफ जो उनके हमसाए मुल्क हैं उनके भी खिलाफ है। और अब अमरीकी सदर ने तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की इमिग्रेशन है उस पर भी पाबंदी लगा दी। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कमर चीमा साहब ने, मारूफ है माहिर बैन अक़वामी अमूर। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब। और इस्लामाबाद स्टूडियोज में अहमद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सर क्या कहेंगे ये जो अमेरिका में वाक़या हुआ और ताजिकिस्तान में, मैं चाहूँगा पहले इससे स्टार्ट करते हैं, आप क्या एनालिसिस करेंगे इसका? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम आपको पता बहुत देर से ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं वो सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, वो पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। और वही हुआ कि दुनिया रिपोर्ट्स तो लिखती थी कि जनाब वहाँ पे अलकायदा मौजूद है, TTP है, BLA है, लेकिन लोग एक्शन नहीं लेते थे। अब जब ताजिकिस्तान के अंदर आपने देखा कि चाइनीज़ को टारगेट किया गया है, तो आज आपने अगर अफगानिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट देखी हो तो बड़ी अजीब किस्म की स्टेटमेंट थी इस सेंस में कि दुनिया के हर मुल्क को वो कोऑपरेट करना चाहते हैं सिवाय पाकिस्तान के। अब वो कह रहे थे कि जनाब हम ताजिकिस्तान के साथ हर तरह ताउन करेंगे। ये काम वो हमें नहीं कहते, हमें ये कहते हैं कि जनाब वो TTP जाने और आप जाने और आप उनसे बात कर लें और हम नहीं करेंगे। तो आप इमेजिन करें कि अफगान तालिबान जो है इनके डबल स्टैंडर्ड्स इनकी हुकूमत के, कि अगर चाइनीज़ वहाँ पे टारगेट हुए हैं ताजिकिस्तान में तो इनका रवैया और है, पाकिस्तान में अगर टारगेट लोग शहीद हो रहे हैं हमारे फौजी हमारी अवाम तो इनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है और कोऑपरेट ही नहीं करते, जो कि कतर और तुर्की ने देखा। और दूसरा जो सर आप रेफरेंस दे रहे हैं अमेरिका के अंदर, वहां पे देखें ये एक बहुत बड़ा एक मिस कैलकुलेशन हुई है अमेरिकन से कि जो बड़े पैमाने पे वहाँ पे लोग मौजूद थे और उनके क्या मसले मसाइल हैं, और अमेरिकन खास तौर पे अमूमन तो वो बड़ा केयरफुली देख रहे होते हैं हर बंदे को, उनकी नज़र होती है खास तौर पे ऐसे लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो कल उनके जो कैश पटेल ने कुछ बात की, उन्होंने कहा जी हम इसको एक बड़े पैमाने पे देख रहे हैं कि क्या इसके कोई ग्लोबल कनेक्शन भी है, क्या ये एक पर्सनल एक इंसिडेंट है, ये क्या चीज़ है। सो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग जो दुनिया में गए हैं उनको दुनिया उनके ऊपर नज़र रख रही है। पहले यूरोप ने, जर्मनी ने उनको डिपोर्ट किया है, अमेरिका के अंदर ये इन्वॉल्व हैं, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में से इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है दुनिया को पाकिस्तान की इस बात को समझना चाहिए कि हम अकेले जो मुतासर हैं, अभी तो हम मुतासर हैं, जब आप मुतासर होंगे तो शायद बहुत लेट हो जाए। दुनिया को एक्शन लेना चाहिए और अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम तो कीमत चुका रहे हैं क्योंकि हम नेबर हैं और हमारा पुराना ताल्लुक भी था और हमने बहुत वेट किया, 4 सालों में 4000 शहीद करवाए। मेरा ख्याल है दुनिया को इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए किसी बड़े डिजास्टर से और हादसे से बचने के लिए। अहमद, आप एग्री करते हैं एक्शन लेना चाहिए, और किस किस्म का एक्शन वो हो सकता है?
देखिए, एक्शन 2-3 उसके डायनामिक्स हैं जो हो सकते हैं, जो होने चाहिए। एक तो ये है कि सफारती तौर पे, लेकिन सफारती तौर पे जो अफगान तालिबान रजीम है उसको ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, उनके ताल्लुकात सफारती दुनिया के साथ तो खुल सके ही नहीं है, उनके अकाउंट्स फ्रीज हैं, उनका आना जाना रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये सफारती जो दबाव है वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये आपको वहाँ कार्रवाई ही करनी पड़ेगी दुनिया को। ये अस्करी और फौजी या इस किस्म की इस नोयत का ही कोई मैं समझता हूँ कि कोई कार्रवाई है, ये नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। दो चीजें हैं, एक तो वो सूरतकारी कर रहे हैं, दूसरा उनकी कैपेसिटी भी नहीं मतलब उनको रेन इन नहीं कर सकते, वो अभी तक गिरफ्त में ला सकते नहीं ला सकते। क्यों? अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में नहीं है, वो इन्हीं दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल भी किया हुआ है। किसी को कोई इलाका मुख्तस किया हुआ है कि यहाँ पे आप अपनी कोई इजारादारी कायम कर लो, हमें बस सिर्फ ये हो कि हमारी हुकूमत है और हमारी रिट है। तो ये जो वहाँ वार लॉर्ड्स वाली जो इकोनॉमी है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। अभी आप देख लें जो अभी ताजिकिस्तान में हुआ, अब ये ताजिक तालिबान, ये अंसारुल्लाह ताजिक ग्रुप है। अच्छा, वहां दाइश भी सरगर्म है। दाइश ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों के साथ उनका वही अपना है कि यहाँ पे हमने इस्लामी जो वो स्टेट वो कायम करनी है। उसमें फिर इन मुल्कों के जो लोग हैं, जंगजू हैं, वो इनका हिस्सा भी हैं। ये बदख्शां और जो दीगर वहाँ जो इलाके हैं, ये वहाँ उनका कंट्रोल है। फिर चाइना का भी आपको पता है कि वहाँ भी इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और बड़े अरसे से जो ETIM हो गया, जो एक और जो रियासतें हैं, उस हवाले से यहाँ पे काम है। तो अब इसका जो इम्पैक्ट हुआ, यहाँ एक इसका इंटरनल पहलू भी है। इसमें एक तो चाइनीज कंपनी को टारगेट किया गया अफगानिस्तान से, वो तो हो गया कि रिएक्शन भी आ गया। इसका दूसरा ड्रोन से किया गया। इंटरनली पाकिस्तान को भी इसका बड़ा एडवांटेज हुआ है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कबायली इलाकों में ड्रोन अटैक दहशतगर्द TTP वाले यूज करते हैं, लेकिन मकामी लोगों में ये एक इंप्रेशन दिया जाता है कि ये हमारी अफवाज है। तो अब पता चल गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये तो फिर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमें बड़ी इसमें क्लैरिटी। अच्छा, ये खतरा भी फिर बहुत बड़ा, इसका तदारुक होना है उसके हवाले से। अब सूबाई लेवल पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी बड़ा रोल है, क्योंकि ये घरों में, ये वो ड्रोन नहीं है जो हम समझते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इसराइल की जो ड्रोन हुआ, ये छोटे छोटे जो क्वाड कॉप्टर्स हैं, उसमें 1-2 किलो का बारूद आप बांध के और किसी टारगेट पे हिट कर दें। ये जो IEDs ने पूरा एक ये दहशतगर्दी की जंग का मंजरनामा चेंज किया था, ये ड्रोन भी उसी समझे कि एक नेक्स्ट लेवल है उसका। तो ये भी बड़ा कंसर्न होना चाहिए तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं जो अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, अहमद मंसूर कह रहे हैं कि कोई मतलब काइनेटिक एक्शन होना चाहिए। आपने भी एक्शन लेने की बात की है कि अदरवाइज इट विल बी टू लेट। आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वो वेज एंड मीन्स है जिसपे तालिबान रजीम को कायल किया जा सकता है कि वो इनमें रेन इन करे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे ममालिक ने ये महसूस किया कि ठीक है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, यूरोपियंस को लीड लेनी चाहिए अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करने की। और जब तक वो रिकग्नाइज नहीं करते, हम ऐसे करते हैं कि हम अपने डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशंस रखते हैं लेकिन फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं करते। मैं समझता हूँ कि इस चीज की वजह से अफगान तालिबान के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया कि दुनिया हमारे साथ तो रिलेशन तो है, ना रिकग्नाइज करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इंडिया भी कारोबार कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी चीजें चल रही थी, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है। सो इस वजह से जो अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म है, दुनिया ने बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी छोड़ दी। यानी कि दोहा के अंदर क्या ये चीज डिस्कस नहीं हुई थी? क्या ये अफगान तालिबान ने इंश्योर नहीं कराया था कि अलकायदा हमारी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं करेगी और दहशतगर्द ग्रुप इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो आज वो बंद कमरों में बैठ के कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की को कहते हैं कि जी ठीक है दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन वैसे नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम डिप्लोमेटिक वे से भी। और देखें, अमेरिकन एंड यूरोपियंस को दे विल हैव टू टेक द लीड ऑन दिस। अगर वो लीड नहीं लेते तो बाकी तो दुनिया के खित्ते के जो ममालिक हैं वो तो सिर्फ अभी पॉलिटिकल वैक्यूम को एंजॉय कर रहे हैं कि हमें दोबारा अफगानिस्तान में स्पेस मिल गई है, विच इज वेरी डेंजरस। और हम उससे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं। आप बताएं ना, किस मुल्क की 4000 शहादतें हुई हैं, यहाँ लोग जो हैं वो जाने गई हैं इस खित्ते के अंदर, सिर्फ हमारी गई हैं। और हमने तो उनके साथ इंगेज करने की कोशिश की, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम आपके साथ इंगेज नहीं करेंगे, हम तो आपके मुल्क के अंदर जो है वो एक स्टेट बनाना चाहते हैं जो कि TTP की स्टेट होगी। तो आप इमेजिन कर लें कि वो क्या सोच के बैठे हुए हैं। सो वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्शन लेना होगा, डिप्लोमेटिक एक्शन लें। जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उसको अकाउंटेबिलिटी वहां से शुरू होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान कह रहा है
वो तो मुसलमान दुनिया ने सुन ली है ना, तो मुसलमान दुनिया को इसको भी देखना चाहिए। अगर ठीक है जो गजा में और बाकी चीजें हो रही हैं कि 57 इस्लामी मुल्कों में ये कौन सा ऐसा इस्लामिक मुल्क आ गया है जो अपनी रियासत को, अपनी स्टेट को इस्तेमाल करवा रहा है बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, और वो वहां पे बैठ के हमले कर रहे हैं। और वहां पे देखें, आज दुनिया के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है कि दुनिया के जब डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है अफगानिस्तान के साथ, तो कैसे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस या बाकी ममालिक ऐसे कल्प्रिट्स को, क्रिमिनल्स को यूरोप से भेज रहे हैं, वो थ्रू कतर भेज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक विद इन मुस्लिम वर्ल्ड भी एक बड़ी बहस होनी चाहिए कि हमें अफगानिस्तान को कैसे रिस्पॉन्सिबल बिठाना है। हमने तो कोशिश की थी, याद होगा आपको, पिछली हुकूमत के दौरान, लेकिन वो बैकफायर कर गई और इवन की उल्टा अफगान तालिबान ने उसको एक और डायरेक्शन में ले गए। तो मुझे लगता है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए और हमें थोड़ा इसका दायरा कार बढ़ाना चाहिए। हमें इसको सिर्फ काइनेटिक लेंस से नहीं देखना चाहिए, एक डिप्लोमेटिक का रास्ता देखना चाहिए और खास तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना चाहिए कि इंडिया की जो बढ़ती हुई प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, अच्छे ताल्लुकात रखें, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन किसी मुल्क के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस पर मेक श्योर करने की जरूरत है। अहमद, आप उसका भी इस पर भी अगर आपको कमेंट करना चाहे। दूसरा जो इसके साथ साथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिबेट्स हुई हैं, पहले दिन तो वो राय फरार अख्तियार कर ली, दूसरी डिबेट में हमारे तलबा ने बड़ा ज़बरदस्त नैरेटिव बिल्डिंग की और इंडियंस को मात कर दिया, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे। ये बड़ी एक दिलचस्प जो वहाँ पे इवेंट हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो ये मुबासा होता है, जो पहले इसमें एक बड़ा हाई प्रोफाइल दोनों जानिब से पैनल था। हमारे वो साबिक जॉइंट जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे जनरल जुबैर, वो थे, और उसके साथ हमारी जो फॉरेन एक्स मिनिस्टर हैं हिना रबानी खार हैं, वो हैं, तो और डॉक्टर फैसल बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल था। अच्छा, उनका भी बड़ा इसी तरह का ही पैनल था, मतलब उसमें डिप्लोमेट भी हैं और उसमें जनरल्स भी हैं सारे। वो वहां से भाग गए, नहीं सामना कर सके। अच्छा, क्यों? वो उनके मुल्क में इंटरनल डिबेट भी चल रही है कि वो उन्होंने जाके उल्टा इंडिया का मुकदमा खराब करना था, तो उनकी रॉ को पता चल गया है कि उन्होंने कहा कि इनको पैनल को हटा दें। ये वहां पे चल रही है। अच्छा, वहां से वो बहस में, बातचीत में नहीं, टेबल पे नहीं बैठे। फिर दूसरा जो एक उन्होंने सेकंड कहें कि दूसरे दर्जे का स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये छोटे दर्जे का एक आया, तो हमने भी ये बड़ा अच्छा फैसला, बड़ा एक कहें कि ब्रिलियंट डिसीजन जिसका भी है, और अपना जो मेन पैनल है साइड पे किया, और वहां ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी तलबा, और वहां 2/3 से कोई वो आर्गुमेंट कर ही नहीं सके। अब यहाँ वो देख रहा था मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये डिबेट चली, और ये इसमें जेन्युइन बात भी है कि वो जो चर्चिल का जो मुहावरा है कि वो जंग का और उसकी, तो इसमें इंडिया कहता है कि जंग भी नहीं लड़नी, अब जंग पे भी नहीं आ रहा, और आपको वो ना उसमें आ रहा है टेबल पे बात करने में, वो नहीं, हर महाज पे ही हमारा सामना नहीं कर पा रहा। वो सिर्फ एक ही महाज है, बयानियां, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, गीदड़ बबकियां, सिंध ले लेंगे, तो ये मतलब इस तरह की बातें जो आप मुकाबला टेबल पे बैठ के नहीं कर सकते, आप जंग के मैदान में नहीं कर सकते। जो राजनाथ सिंह है वो तो सठिया नहीं अठिया गए हैं मेरे ख्याल में, अब तो वो शायद इसलिए इस तरह डिलीजनरी गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल एंड में, चूंकि चीमा साहब आप भी नैरेटिव के माहिर हैं, ये नैरेटिव की वॉर कही जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो डिबेट हुई उस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं समझता हूं कि इंडिया का जो कंट्रोल है अपने नैरेटिव पे वो नहीं है। आपको पता है जो जनरल नरवाने आ रहे थे, जो फॉर्मर 4-स्टार आर्मी चीफ थे, वो एक बुक पब्लिश कर रहे हैं जिसको इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री अलाउ नहीं कर रही। अच्छा, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं वो भी बीजेपी पे बड़ी तनकीद करते हैं मोदी साहब की पॉलिसीज के ऊपर, वो भी वहां से डर गए। सचिन पायलट जो थे वो कांग्रेस से थे, तो उन्होंने सोचा कि ये जो लोग जा रहे हैं तो ये सारे के सारे कि ये ना हो कि हम इसको जो है वो उल्टा चीजें हो जाएं, तो वो उनको मेरे ख्याल फोर्स किया गया है कि वो पीछे हटे यहाँ से। तो ये मैं समझता हूँ कि देखिए, इंडिया फ्री स्पीच की बात करे, डेमोक्रेसी की, डायलॉग की, ये चीजों की बात करे, लेकिन अपना नैरेटिव गोदी मीडिया के जरिए फैलाना है अगर, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। और दुनिया ने देख लिया है कि किस तरह का मीडिया उनका है भारत और पाकिस्तान की जंग में। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास नैरेटिव का कंट्रोल नहीं है और डरते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो जो मोदी साहब की जो पेनिट्रेशन है इंडियन फौज के अंदर और फौज को सियासत में इस्तेमाल करना, कहीं जनरल नरवाने ऐसा ही ना कुछ डिस्कस करें और उनको एक और जो है हसीमत का सामना करना पड़े। बिल्कुल वक्त मेरा खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा आपका, अहमद मसूद आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मकबूजा जम्मू और कश्मीर